हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जे एडवांस 2026 का केमिस्ट्री पेपर वन। और हर क्वेश्चन के साथ थोड़ा ये भी देखेंगे कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से हमें इजीली अप्रोच करना चाहिए था और ये क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि एक आइडियल गैस है जिसके बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है कि उसके 0.5 मोल है, इनिशियल प्रेशर 2 बार है और उसको कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब आइसोथर्मल उसका कंप्रेशन किया गया है। ठीक है, ये कंप्रेशन 2 स्टेप्स में किया गया है। ठीक है, इनिशियली आपको एक्सटर्नल प्रेशर 2 से 8 के बीच में रखना है। ठीक है, और फाइनली आपको एक्सटर्नल प्रेशर 8 रखना है। ठीक है, और कंप्रेशन को स्टॉप करा गया जब प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो गया। तो हमें टोटल वर्क जो है W बताना है कि W की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है। तो हम क्या कह रहे हैं कि गैस को कंप्रेस किया गया 2 स्टेप्स में, तो W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। अब इनिशियली गैस का प्रेशर है 2, तो हम ये कह सकते हैं कि W1 की वैल्यू क्या आएगी, W1 इज माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। ठीक है, क्योंकि हम 2 स्टेप में कर रहे हैं, दैट मीन्स ये तो डायरेक्टली हमें पता चल गया है कि इरिवर्सिबल टाइप का प्रोसेस है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, माइनस पी एक्सटर्नल। इसकी वैल्यू तो हमें कैलकुलेट करनी है, पता नहीं है हमें। और यहां से V2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एन आर टी बाई P2 माइनस एन आर टी बाई P1। अब ये यहाँ पे लिख रखा है, इस स्टेप द कंप्रेशन इज स्टॉप्ड ओनली व्हेन द प्रेशर ऑफ द गैस बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। मतलब ये जो P2 है, ये जो P2 है ये किसके बराबर ही हो गया बेटा, ये हो गया P एक्सटर्नल के इक्वल। तो यहां से W1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस पी एक्सटर्नल एन आर टी बाय पी एक्सटर्नल माइनस एन आर टी बाई P1 विच इज इक्वल टू 2। तो ये आ गया हमारे पास W1। ठीक है, यहीं से हम अगर W2 की वैल्यू निकालें तो W2 इज ऑल्सो माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। तो W2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस पी एक्सटर्नल। इस बार कह रहा है सेकंड स्टेप में एक्सटर्नल प्रेशर हमने कितना लिया हुआ है, 8 लिया हुआ है, तो माइनस 8 एन आर टी बाय पी एक्सटर P2 माइनस एन आर टी बाय P1 सेकेंड स्टेप के लिए। अब यहां से P2 फिर से किसके बराबर हो जाएगा, P एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा। और ये जो P1 है वो इनिशियली P एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा, इनिशियली वाला। तो ये तो हो गया हमारे पास 8 के बराबर, और इसको हम कह देते हैं इनिशियल वाला P एक्सटर्नल। तो W2 की वैल्यू आ गई माइनस 8 एन आर टी बाय 8 माइनस एन आर टी बाय P एक्सटर्नल। यहां से अब हमें तो W1 इज माइनस पी एक्सटर्नल यहां से हम एनआरटी को कॉमन ही ले लेते हैं, माइनस एनआरटी, यहां पे आ गया 1 माइनस पी एक्सटर्नल बाई 2। ये W1 की वैल्यू आ गई, और W1 यहां से अब W2 की वैल्यू भी लिख देते हैं। W2 के केस में भी हम यही करने वाले हैं कि हम 8 को अंदर ले जाते हैं और एनआरटी को बाहर ले आते हैं, तो वो आ जाएगा 1 माइनस 8 बाई पी एक्सटर्नल। तो माइनस एन आर टी 1 माइनस 8 बाई पी एक्सटर्नल। अब इनको जोड़ देते हैं, तो टोटल W कितना आ गया हमारे पास, माइनस एन आर टी 1 माइनस पी एक्सटर्नल बाई 2 प्लस 1 माइनस 8 बाय पी एक्सटर्नल। तो यहां से हमारे पास ये वैल्यू आ गई। एन की वैल्यू हमें गिवन है, एन की वैल्यू हमें गिवन है माइनस, तो है एन की वैल्यू 0.5 है, आर की वैल्यू आर है, टेम्परेचर क्वेश्चन में 600 गिवन है, और यहां से वैल्यू आ गई 2 माइनस पी एक्सटर्नल बाई 2 माइनस 8 बाय पी एक्सटर्नल। अब यहां से हमारे पास
अगर मुझे क्वेश्चन में पूछा है W, मैं मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा, अभी डायरेक्टली W ही लिख दे रहा हूँ। वैसे ही मुझे पता है कंप्रेशन का वर्क पॉजिटिव ही होगा। नाउ dW बाय dP एक्सटर्नल, ये करने की क्यों जरूरत है? क्योंकि मुझे बताना है मिनिमम वर्क कितना होगा, तो मैं इसकी वैल्यू को किसके बराबर पुट कर दूंगा? इसको 0 के बराबर। तो इसको पुट अगर मैं इस तरीके से करूंगा तो यहां से मेरे पास आ जाएगा -1/2 प्लस 8/P एक्सटर्नल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और यहां से मेरे पास आ गया 8/P एक्सटर्नल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। दैट मीन्स P एक्सटर्नल मेरे पास आ गया यहाँ पे 4। अब यहाँ से जो P एक्सटर्नल है, अगर आप ये यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपके पास W की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास W की वैल्यू आ जाती है 600 R ही आ जाती है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ये वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए मीडियम डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हमें पहले ये भी सोचना था कि किस तरीके से हम अप्रोच करें। 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, वो तो क्वेश्चन में गिवन है, और बाद में उसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके मिनिमम वैल्यू भी निकालनी थी, तो हम इसको थोड़ा मीडियम कैटेगरी में रख दे रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन थोड़ा इस पे से पढ़ लेना। ठीक है, मैं डायरेक्टली थोड़ा बता दे रहा हूँ कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसके बारे में इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की R0 है, प्रोडक्ट की 0 है, और आपको Kb इज इक्वल टू 4 टाइम्स Kf दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें तो Rf विल बी इक्वल टू Rb होगा। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट किसके इक्वल होगा? बैकवर्ड के लिए। फॉरवर्ड के लिए हम क्या लिखेंगे? Kf इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू Kb इंटू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब मुझे Kf और Kb के बारे में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? Kb इज 4 टाइम्स Kf, तो Kb इज 4 टाइम्स Kf, 4 टाइम्स Kf रख दिया और इसको लिख दिया P। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? Kf कैंसिल आउट हो गया। दैट मीन्स रिएक्टेंट इज 4 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट। तो हमें ये देख लेना है कि कौन से वाले ऑप्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट का 4 टाइम्स दे रखा है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। ठीक है, तो ये तो हमारे पास गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे प्रोडक्ट ही एक्स्ट्रा दे रखा है। यहाँ पे ये सही है हमारे पास आंसर कि क्योंकि इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट का 4 टाइम है, और ये तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा। फाइनली तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे रीच कर ही जाएगी। तो ये तो क्वेश्चन हमारे लिए थोड़ा इजी कैटेगरी का ही क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में हम डायरेक्टली इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूज करके इक्वेट करना था Rf इज इक्वल टू Rb को, और वहां से सोल्व हो जाना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, ये भी बहुत क्लास का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। जैसे आपको आइडिया है कि BF3 ट्राइगोनल प्लेनर होता है, तो इसके अंदर तो जो डाइपोल होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसका तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 आएगी। सेम फॉर NH4 प्लस टेट्राहेड्रल होता है, तो इसका भी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कैसे आएगी? 0। परफेक्ट टेट्राहेड्रल का डाइपोल मोमेंट 0 आता है, ऐसे ही परफेक्ट ट्राइगोनल प्लेनर का डाइपोल मोमेंट भी 0 ही आता है। अब हमारे पास दो चीजें बची, NH3 और NF3। अब NH3 और NF3 में हम लोग पढ़ते हैं कि NH3 या NF3 में हम कंपैरिजन इस तरीके से करते हैं। वैसे ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है, आपने इस तरीके का क्वेश्चन किया होगा, ये सेम क्वेश्चन ही किया होगा इनफैक्ट NH3 और NF3 में। तो यहाँ पे हम ऐसा देख सकते हैं कि इस वाले बॉन्ड में जो डाइपोल्स हैं, इस वाले बॉन्ड के जो डाइपोल हैं, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, और ये लोन पेयर की तरफ, तो सब डाइपोल एक ही डायरेक्शन में अलाइंड है। लेकिन यहाँ पे ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, ये लोन पेयर की तरफ, तो यहाँ पे क्या होगा कि ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास डाइपोल मोमेंट की वैल्यू किसके लिए ज्यादा आ जाएगी? NH3 के लिए ज्यादा आ जाएगी NF3 से। तो आप चेक कर लो, NH3 का हाईएस्ट होना चाहिए, देन NF3 का होना चाहिए, और इनका तो 0 ही है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर इसमें क्या हो गया? ये वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो डाइपोल मोमेंट वाला
बहुत इजी क्वेश्चन इसमें आपके एग्जाम में आया हुआ था। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, थोड़ा स्टीरियो केमिस्ट्री का भी इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर। कंसीडरिंग LiBH4 रिड्यूसेस एन एस्टर ग्रुप, ये आपको इन्फॉर्मेशन दे दी कि LiBH4 एस्टर को रिड्यूस करता है अल्कोहल में और कार्बोक्सिलिक को नहीं करता है। LiBH4 के बारे में हमें अगर इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो वो क्वेश्चन के थ्रू हमें मिल गई है। अब उसके बाद कह रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मेजर प्रोडक्ट PQ R एंड S। ठीक है, तो सबसे पहले LiBH4 को ही आप देखो, तो जो P वाला आपका प्रोडक्ट है, यहाँ पे अगर आप LiBH4 का यूज करोगे तो आपके पास एस्टर ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। एस्टर ग्रुप गेट्स कन्वर्टेड टू अल्कोहल, और उसके बाद एसिडिक मीडियम में यहाँ कार्बोक्सिलिक है, यहाँ अल्कोहल है। कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल आपस में क्या कर लेंगे, एस्टेरिफिकेशन कर लेंगे। तो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट आएगा वो इस तरीके का प्रोडक्ट आएगा बेटा जी। आप ध्यान रखना कि ये जो H+ गिवन है ये फर्स्ट स्टेप के एसिडिफिकेशन के लिए गिवन नहीं है, वर्कअप के लिए गिवन नहीं है, वो एक सेपरेट स्टेप है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये जो CH3 है यहाँ पे ही बनाए रखा और यहाँ पे हमने एस्टेरिफिकेशन करा दिया है। इस तरीके का हमारे पास कंपाउंड बन गया। अब इस तरफ चलते हैं, Q की तरफ। सबसे पहले BH3 दे रखा है, डाइवोरेन। ठीक है, BH3, तो इसका यूज क्या होता है, B2S6 गिवन होता है, लेकिन वो पता है हमें मोनोमर फॉर्म में BH3 के तरीके से ही लिखा रहता है। इसका काम क्या होता है, ये कार्बोक्सिलिक को रिड्यूस करता है, ये रिड्यूस करता है कार्बोक्सिलिक को। ठीक है, किसमें, करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, सबसे पहले ये जो इस तरफ वाला पार्ट है, ये इस तरफ वाला पार्ट अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, वो वाला एस्टर ही रहेगा। ठीक है, और उसके बाद ये वाला जो अल्कोहल में जो पार्ट कन्वर्ट हुआ है वो वहां पे अटैक करके, लाइक एक तरफ हमारे पास एस्टर है और इस तरफ हमारे पास अल्कोहल है, तो यहां से इसका अटैक होके और यहां से एस्टर को हम OET ग्रुप को हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, इस तरीके की रिएक्शन हो जाएगी, दैट इज, इसको ट्रांस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन भी हम कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, यहां से CH3 है, ये प्रोडक्ट, तो दोनों का देखो, दोनों में आप अगर इसको P को Q से कंपेयर करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे ये वाला एक कायरल कार्बन है और ये वाला एक कायरल कार्बन की तरह आपको दिख रहा होगा डायरेक्टली। इस तरीके से भी आप समझ सकते हो कि इसके ग्रुप्स इधर की तरफ अलग है, इधर। तो यहाँ पे ये वाला कायरल कार्बन, तो एक जो मिथाइल वाला कायरल कार्बन है वो तो फिक्स कॉन्फ़िगरेशन का है, वो तो फिक्स है, लेकिन दूसरे वाले पे चेंज हो गई, ये वाला तो फिक्स है और यहाँ चेंज हो रही है, तो वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं, वो होते हैं हमारे पास डायस्टीरियोमर्स। तो हम क्या कहेंगे, P और Q किस कैटेगरी में आ गए, P और Q आर डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, अगर नेक्स्ट देखें, उसके बाद यहाँ पे अब हमने क्या किया है, सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है, तो सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है तो मतलब हमने सेम ही चीजें कर देनी है। इस बार बस मिथाइल की पोजीशन को चेंज किया हुआ है, तो यहाँ पे भी हमारे पास वैसा ही कुछ बनेगा। मिथाइल की पोजीशन को चेंज किया हुआ है, बाकी सब तो सेम ही है, बाकी सब तो सेम ही है। सिमिलरली यहाँ पे भी वही है, मिथाइल की पोजीशन को हमने चेंज किया हुआ है, बाकी चीजें पहले के जैसी ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे मिथाइल के रेस्पेक्ट में, तो आप ये देखो, ये तो एक तरीके से हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मिथाइल की पोजीशन अभी भी यहाँ पे इस तरीके से ही फिक्स कर रखी है, लेकिन यहाँ पे फिर से ये चेंज कर रखे हैं, इन ग्रुप्स को अबो बिलो में चेंज कर रखा है। तो दैट मीन्स इनको भी अगर हम कंसिडर करेंगे
तो ये हमारे पास किस तरीके से आ रहा है, ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की तरह बिहेव कर रहा है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमारे पास क्या होते हैं, दे आर ऑल्सो डायस्टीरियोमर्स। तो यहां से आप अगर देखोगे तो R और S भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, दे आर ऑल्सो डायस्टीरियोमर्स। तो एक्चुअल में क्या था, हमें फर्स्ट स्टेप में तो सिर्फ रिडक्शन कराना था, सेकंड स्टेप में इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करा देनी थी। लेकिन ये जो मिथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप की पोजीशन तो चेंज हो रखी है, और नीचे वाले ग्रुप्स की पोजीशन, ये जो नीचे की तरफ लगे हैं अब और बिलो में, उनकी पोजीशन में थोड़ा बदलाव है, तो उसकी वजह से एक ग्रुप फिक्स है, दूसरा ग्रुप चेंज हो गया, उससे हम डायस्टीरियोमर समझ सकते हैं। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या आंसर हो गया, हमारे पास इस क्वेश्चन में आंसर हो गया सी पार्ट। तो ये थोड़ा सा आपके लिए, आप ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइड्रोजन एटम के लिए 2s की एनर्जी गिवन है, दैट इज E ऑफ 2s। और ये हाइड्रोजन के लिए, लेकिन हमें पता है कि हाइड्रोजन या मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए, मोनो इलेक्ट्रॉनिक वालों के लिए हम क्या कह सकते हैं, मोनो इलेक्ट्रॉनिक में जो एनर्जी है वो ओनली n का फंक्शन होती है। मतलब हाइड्रोजन के लिए 2s और 2p की एनर्जी सेम होगी, 3s 3p और 3d की एनर्जी सेम होगी, ठीक है। और देन लिथियम की बात कर रहा है क्वेश्चन, आप एक बार देख लेंगे। लिथियम के केस में एनर्जी जो है पॉली इलेक्ट्रॉनिक है, एनर्जी डिपेंड करेगी n+l पे, ठीक है, एनर्जी डिपेंड करेगी n+l के ऊपर, ठीक है। तो जिसका n+l ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, दैट मीन्स यहाँ पे 2s और 2p में 2p की एनर्जी ज्यादा होगी, 3s 3p और 3d में 3d की एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। और अगर सेम ऑर्बिटल का कंपैरिजन हाइड्रोजन और लिथियम के लिए किया जाए, तो उस केस में हम ये कहते हैं एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z। जिसके अंदर ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्शन मिलेगा, ज्यादा अट्रैक्शन मिलेगा तो मतलब मोर स्टेबलाइज्ड हो गया, मोर स्टेबलाइज्ड हो गया मतलब उसकी एनर्जी कम हो गई। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट है, हमें बताने करेक्ट ऑप्शंस है, तो 2s और 2p में हमें पता है लिथियम के केस में तो n+l रूल के अकॉर्डिंग आंसर आएगा। हाइड्रोजन के केस में हमें पता है एनर्जी केवल n पे डिपेंड करती है, तो 2s और 2p दोनों के लिए n की वैल्यू 2 ही है। देन एनर्जी ऑफ 2s ऑफ लिथियम, एनर्जी ऑफ 2p ऑफ हाइड्रोजन, इसका 2p की जगह इसको 2s ही लिख लो, क्योंकि 2p और 2s की एनर्जी हाइड्रोजन के लिए सेम होती है। तो अब बताइए इसके केस में लिथियम के अंदर मोर प्रोटॉन्स है, यहाँ पे मोर प्रोटॉन्स है, मोर प्रोटॉन्स है, इसका मतलब है कि उसके अंदर अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा होगा इलेक्ट्रॉन पे। अगर ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा होगा दैट मीन्स एनर्जी कम हो जाएगी, तो दैट मीन्स यहाँ पे तो हमारे पास ये तो गलत वाली बात हो गई है। हाँ, ये इसी ऑप्शन को इन्होंने ठीक कर दिया, ये सी और डी तो सिमिलर ही बात है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास ए बी और डी। तो ये हमारे पास बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत आराम से कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंपाउंड्स एक्स वाई जेड के बारे में हमें थोड़ा बताना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो MnO2 कंसंट्रेटेड HCl, MnCl2। अब यहाँ पे हमें पता है कि ये ग्रीनिश येलो है, हिंट भी गिवन है, तो ये कौन सी गैस हो गई, क्लोरीन गैस हो गई। अब अगर आप NH3 में एक्सेस ऑफ क्लोरीन गैस ऐड करते हो तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनता है, हमारे पास बनता है NCl3, ठीक है। NCl3 ये कंपाउंड है, NCl3 फॉर्म होता है। अब यहां से X कौन था, Cl2। अगर क्लोरीन Cl2 में F2 एक्सेस में डालते हैं 573 पे तो ये बनता है ClF3। तो पहले तो हमें ये रिएक्शंस भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे तो ग्रीनिश येलो से तो आइडिया हो गया, NH3 में अगर क्लोरीन एक्सेस में होता है तो NCl3 बनता है, लेकिन अगर एक्सेस में नहीं गिवन होता तो N2 की भी पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो स्पेसिफिकली मेंशन है कि क्लोरीन को एक्सेस में ले लो। अब इसके बेसिस पे हमें करेक्ट बताना है, कह रहा है X इज यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर। क्लोरीन, यस, क्लोरीन का यूज ड्रिंकिंग वाटर में को प्यूरिफाई करने में होता ही है। Y एज ए प्लेनर स्ट्रक्चर, व्हाट इज Y? Y इज NCl3, इट इज नॉट प्लेनर, इट इज ट्राइगोनल पिरामिडल, इट इज नॉट प्लेनर, इट इज पिरामिडल स्ट्रक्चर। उसके बाद Z, ClF3, यस, ClF3 का भी हम पढ़ते हैं कि ClF3 का यूज करा जाता है किस चीज के लिए, यूरेनियम 235 के एनरिचमेंट के लिए। तो यूरेनियम में अगर हम ClF3 डाल देते हैं तो वो UF6 एक वोलेटाइल कंपाउंड बना लेता है और उनको बाद में
उसके दूसरे यूरेनियम 238 से उसको थोड़ा सेपरेट करने में आसानी हो जाती है अगर वो इस तरीके से UF6 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी आपने क्लास नोट्स में देखा होगा। Y is a stronger Lewis base than ammonia. What is Y? Y is NCl3. NCl3 वीकर है एक। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे जो क्लोरीन लगे हुए हैं, एक तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेंगे, ये सब -I ग्रुप है, ठीक है। तो ये क्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। दूसरा, यहाँ पे हम एक ऐसा भी बोल सकते हैं कि पार्शियल, या आप ये कह सकते हैं कि वीकर बैक बॉन्डिंग टाइप की टेंडेंसी भी है नाइट्रोजन के लोन पेयर की। तो नाइट्रोजन के लोन पेयर अगर बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, दैट मीन्स उनकी डोनेटिंग पावर ऑलरेडी कम हो गई। या आप -I से भी देखेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो Y इज नॉट ए स्ट्रॉन्गर लुईस बेस देन अमोनिया, इनफैक्ट इट इज ए वीकर लुईस बेस देन अमोनिया, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन में आपको रिएक्शंस भी याद होनी चाहिए थी, दैट मीन्स ये क्वेश्चंस हमारे लिए थोड़ा मीडियम लेवल का है कि इसके हमें थोड़ा रिएक्शंस भी याद होनी थी, फिर उनका यूजेज भी थोड़ा बहुत हमें पढ़ना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है डायरेक्टली, रिएक्शन ऑफ PTF6 विद ऑक्सीजन गैस रिजल्ट्स इन। अच्छा, अब ये तो है कि नील बार्टलेट ने जो बनाया था ना कंपाउंड, पहले जिनोन के साथ बनाया था, फिर वही कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ बन गया, तो क्या बनेगा? O2+ और PTF6-, ठीक है। अब ये एक आयनिक कंपाउंड बन गया, तो दिस इज X और दिस इज Y। अब हमें कह रहा है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ X+ इज, तो O2+ का बॉन्ड ऑर्डर, तो O2+ का बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे तो O2+ का बॉन्ड ऑर्डर तो 2.5 आता है, यहाँ पे 1.5 दे रखा है, तो ये तो गलत ही हो गया। वैलेंस d ऑर्बिटल ऑफ द मेटल आयन इन, तो मेटल आयन तो यहाँ पे Pt है, और ये Pt की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई? X+6 × -1 = -1, तो X = आ गया +5। तो प्लेटिनम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? प्लेटिनम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 5D9 6s2, इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन है 6s1। 6s1 अगर ये प्लेटिनम +5 में गया तो एक इलेक्ट्रॉन ये गया, तो ये 5D5 ही आ गया, 5D5 ही आ गया। अगर प्लेटिनम +5 में गया तो ये आ गया 5D5। तो मेटल आयन डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये बात सही हो गई। PTF6 एज एन ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका मतलब ये खुद क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। हाँ सर, खुद तो रिड्यूस ही हो रहा है, ठीक है, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है ये, तो ये क्या हो रहा है? रिडक्शन। और O2 में क्या हो रहा है? गेन ऑफ O2 लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। यस, तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ऑक्सीडेंट, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब खुद रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ये बात भी ठीक है। PTF6 एक्ट्स एज ए फ्लोरिनेटिंग एजेंट, ये किसी को फ्लोरीन प्रोवाइड कर रहा है इस रिएक्शन में? किसी को फ्लोरीन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ये वाली बात भी गलत होगी। तो ये भी अगर इसमें हम कहें कि थोड़ा बहुत आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट है, तो वैसे तो ये क्वेश्चन ईजी है, लेकिन थोड़ा रिएक्शंस का भी आइडिया करना है और इंफॉर्मेशन भी थोड़ी ज्यादा पूछ रखी है, तो उस बेसिस पे इसको भी हम मीडियम कैटेगरी में कंसीडर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। QRS, ये मेजर प्रोडक्ट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है, और इसमें मोर देन 1 करेक्ट का ही आंसर है, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, तो हमें पता है यहाँ से आपके पास CO2 रिमूवल हो जाएगा, और 1 2 3, तो यहाँ से CO2 निकलने के बाद 3 कार्बन का ऐसे रेडिकल बनेगा, और वो 2 ऐसे रेडिकल जुड़ के यहाँ से आपके पास साइक्लोहेक्सेन बना लेंगे। तो शुरू में हमारे पास बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। उसके बाद V2O5, और ये क्या करेंगे? इसका साइक्लाइजेशन करा देंगे, एरोमेटाइजेशन करा देंगे, तो Q हमारे पास हो जाएगा बेंजीन, तो Q इज बेंजीन। उसके बाद बेंजीन में ये वाला जो आपको रिएजेंट गिवन है, दिस इज यूज्ड फॉर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, तो यहां से हम बेंजीन में एसाइलेशन कराएंगे, तो दैट मीन्स हमारे पास R क्या बन जाएगा? R हमारे पास ये बन जाएगा, R हमारे पास इस तरीके से बन जाएगा। R में आप PCl5 डालोगे तो ये तो बड़ा सिंपल है,
OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH कन्वर्ट हो जाएगा Cl में, और उसके बाद आपने रोजरमन रिडक्शन कर रखा है, मतलब यहां से बन जाएगा एल्डिहाइड, यहां से बन जाएगा एल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन है ऑर्गेनिक की, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड रिएक्शन है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो हमारे पास ये क्या आ गया, हमारे पास ये कंपाउंड आ गया इस तरीके से। उसके बाद इसको NH2 की प्रेजेंस में हीट कर दिया है, तो उससे हमारे पास टी बन गया। तो ये हमारे पास एक एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में रिएक्शन है एडिशन ऑफ अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स की। तो उसके लिए हमें इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख देते हैं, जिससे थोड़ा चीजें हमें आसान लगने लगे। इस तरीके से इसी कंपाउंड को मैंने थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दिया। अब जो भी आप NH2 डाल रहे हो, NH2 और NH2, उसका काम है यहां से अब हम क्या कह सकते हैं सर, यहां से हम कह सकते हैं यहां से H2O चला गया और यहां से H2O चला गया, मतलब यहां से इस ऑक्सीजन ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन नाइट्रोजन जुड़ गए होंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन जुड़ गए होंगे, दैट मीन्स अब हमारे पास जो प्रोडक्ट आ गया है, ये प्रोडक्ट आ गया है। ये प्रोडक्ट हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि QRST के बारे में जो भी प्रोडक्ट आपको मिले उनके बारे में क्या क्या बातें सही हैं। तो सबसे पहला है एस ऑन वार्मिंग विद अमोनियकल, तो मैं इनका नाम लिख देता हूँ, दिस इज Q, दिस इज R। यहाँ पे जो एल्डिहाइड बन गया होगा वो S है, यही जो गिवन है यहाँ पे। उसके बाद T हमारे पास ये वाला कंपाउंड है, तो एस ऑन वार्मिंग विद अमोनिकल AgNO3, मतलब ये तो हमारे पास हो गया टोलेंस। तो एल्डिहाइड तो टोलेंस टेस्ट देते हैं, तो हमारे पास ये करेक्ट आंसर हो गया। Q ऑन ट्रीटमेंट विद Q इज बेंजीन, बेंजीन का Cl2 एक्सेस यूवी लाइट में, हाँ सर उसमें बन जाता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड गैमेक्सीन C6H6 Cl6, ये भी सही है। T इज ए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, T इज दिस, इसके अंदर नाइट्रोजन भी रिंग का पार्ट है, अगर कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट रिंग का पार्ट होता है तो दैट कम्स अंडर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। लास्ट इज R on acid catalyzed intramolecular cyclization. What is R? R is this. R is this acid catalyzed intramolecular cyclization followed by, तो सबसे पहले इसकी acid catalyzed intramolecular cyclization करा देंगे तो हमारे पास ये कंपाउंड बन जाएगा। लाइक यहां पे हमने फिर से ये रिएक्शन करा दी तो हमारे पास ये कंपाउंड बन जाएगा। फिर उसके बाद जिंक HgHCl डाल देंगे तो यहां से आपके पास रिडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास अगर रिडक्शन हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके का हमें कंपाउंड मिल जाएगा। तो 9,10 डाईहाइड्रोक्सी, तो ये कह रहा है कि यहाँ पे डाईहाइड्रोक्सी, मतलब इनका मतलब है कि यहाँ पे OH और OH मिलेंगे क्या? नहीं 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 नहीं, OH और OH तो कोई ऐसा कुछ तो आया ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास इसका जो आंसर हो गया ये वाला, इसका आंसर नहीं हुआ, तो दैट मीन्स इसका आंसर हो गया ABC। तो इसमें आपको थोड़ा रिएक्शन सीक्वेंस का आइडिया होना था, साइक्लाइजेशन आपको प्रॉपर कराना था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हम इसको थोड़ा डिफिकल्ट की कैटेगरी में रख रहे हैं कि आप सारे ऑप्शन भी नहीं देख पाते। तो MSQ वाले में हमें ये चेक करना होता है कि जो ऑप्शन में 100% लगा पा रहा हूँ उसको आप मार्क कर सकते थे। नेक्स्ट है आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसमें गिवन है कि पहला एक सिलेंडर है जिसके अंदर हीलियम और आर्गन है, सेकंड वाले में भी हीलियम और आर्गन है, बस उनका मास रेशियो, मास जो है वो चेंज कर दिया। लाइक फर्स्ट सिलेंडर में हीलियम जो है वो M1 मास है, आर्गन जो है वो M2 मास है। सेकंड वाले में हीलियम जो है वो M2 है और आर्गन जो है वो उसका M1 मास है। ठीक है, उसके ऊपर हमने एक पिस्टन लगा रखा है, वहां से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं और एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन द पिस्टन ऑन द फर्स्ट, ये फर्स्ट सिलेंडर में जो हम P एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे हैं वो सेकंड वाले के कंपैरिजन में 5 टाइम्स है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया और फाइनली दोनों का वॉल्यूम हमें सेम कर देना है। ठीक है, आइडियल बिहेवियर इनका देख लेना है, सेम टेम्परेचर भी दे रखा है। तो अब इसमें क्या है,
आप ये देखिए कि यहाँ की तरफ जैसे अगर आइडियल बिहेवियर है दैट मीन्स पीवी इक्वल टू एनआरटी वैलिड है। अब अगर मान लीजिए टेम्परेचर की वैल्यू सेम है, आर तो कांस्टेंट होता ही है और वॉल्यूम भी सेम है, तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से लिख लेता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं कि V बाय आर टी इज इक्वल टू एन बाई पी। तो ये चीज अगर कांस्टेंट है दैट मीन्स एन बाई पी भी कांस्टेंट ही हो गया। तो मैं ये लिख सकता हूं कि एन वन बाय पी वन इज इक्वल टू एन टू बाय पी टू। तो एन वन बाय पी वन, एन वन की वैल्यू निकालनी है। एन वन क्या हो गया? मोल्स। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, हीलियम का मोलर मास एम नोट ले लो, दूसरे वाला उसका गिवन मास M2, उसका मोलर मास हीलियम के 10 टाइम्स है, डिवाइडेड बाय P। ठीक है, और ये 5 टाइम्स है दूसरे वाले की, ये गिवन है। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया तो वो अंदर का भी प्रेशर उतना ही हो जाएगा अगर पिस्टन एक जगह बैलेंस्ड है तो उस दूसरे वाले कंडीशन में M2 बाय एम नोट प्लस M1 बाय 10 एम नोट, और ये हो गया P के बराबर। अब यहां से P को कैंसिल कर देते हैं। यहां से अब इस वाले इक्वेशन को हम सोल्व कर सकते हैं। यहां से इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आ गया कितना? 10m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय 10m नोट इज इक्वल टू 5 टाइम्स 10m2 प्लस m1 डिवाइडेड बाय 10m नोट, और यहां से m नोट 10m नोट को कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद आ गया 10m1 प्लस M2 इज इक्वल टू 50m2 प्लस 5m1। तो यहां से हमारे पास कितना आ गया? 49m2 इज इक्वल टू 49m2 इज इक्वल टू 4m1 आ गया। 5m1 आ गया ये। तो m1 बाय m2 मुझे निकालना है, तो दिस कम्स आउट टू बी 49/5। तो ये कितना आ गया? 9 यहाँ पे हो गया, उसके बाद ये आया 4, ये 9.80। तो ये तो बिल्कुल एक बेसिक सा सवाल था जिसमें जिसको भी पीवी बराबर एनआरटी लगाना आ रहा है, आइडियल गैस इक्वेशन। बस क्वेश्चन को थोड़ा फ्रेम इस तरीके से किया है कि थोड़ा क्वेश्चन बड़ा दिखे, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट था नहीं, बस बेसिक से एक इक्वेशन बन रही है उसको सोल्व कर लेना है। तो यहाँ से वैल्यू आ जा रही है 9.80। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार आप भी अपने एंड पे चेक कर लेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पास इजी लेवल का ही क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, मेथड आपको मैंने बता दिया किस तरीके से आपको इसको सोचना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आइसोमर्स फॉर द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है विद फॉर्मूला के जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है NCS NO2 ग्लाइसिनेटो। अब ग्लाइसिनेटो में एक साइट नाइट्रोजन होता है, एक ऑक्सीजन, तो इसको A और B टाइप, इसको इस तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो लिगेंड्स दे रखे हैं वो एम्बिडेंटेड लिगेंड्स हैं, मतलब आपके पास ये हो सकता है NCS और NO2, ये हो सकता है NCS और ONO, यहाँ पे आपके पास हो सकता है SCN और NO2 और SCN और ONO। लिंकेज इस तरीके से हो सकती है इनमें। ठीक है, और ये तो एक हमारे पास ग्लाइसिनेटो AB टाइप लिगेंड है ही। तो अब यहाँ पे जो भी मेटल होगा उसके पास ये चॉइस है कि A और B। जैसे मैं फर्स्ट वाले को सोल्व करता हूँ, ग्लाइसिनेटो को तो मैंने AB लिख लिया, ये तो इस तरीके से रहेगा। तो यहाँ से क्या आ सकता है? NCS और NO2। अब देखो NCS B के अपोजिट में है और NO2 A के अपोजिट में है, तो इसकी दूसरी फॉर्म क्या बन सकती है? इसकी दूसरी फॉर्म बन सकती है AB, और यहाँ पे NO2 और यहाँ पे NCS। अब NO2 B के अपोजिट में आ गया और NCS A के अपोजिट में आ गया, तो ये एक दूसरे के आइसोमर हो गए या नहीं हो गए? तो हर फॉर्म के लिए मेरे पास 2 आंसर आएंगे, इसके लिए भी 2 आएंगे, इसके लिए भी 2 आएंगे, इसके लिए भी 2 आएंगे और इसके लिए भी 2 आएंगे। तो मेरे पास टोटल कितने आंसर आ गए? 8 पॉसिबल केसेस मेरे पास बन सकते हैं, तो हमारे पास 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये वाले क्वेश्चन को भी आपको इतने केस बनाने थे और जज करना था। वैसे इजी क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन का, ऐसा क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आया, इनफैक्ट जेईई मेंस में भी इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है।
तो ये क्वेश्चन इसका ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको देख के आइडिया लग जाएगा कि नंबर ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप्स बताने मेजर प्रोडक्ट में। अब ये वाला जो दे रखा है ये बहुत सिंपल सा केस है कि अगर हमारे पास कोई भी कार्बोक्सिलिक है, उसकी अल्फा या बीटा, अब बीटा पोजीशन पे देख लो, ये अल्फा हो गई, ये बीटा हो गई। बीटा पोजीशन पे कोई भी विड्रॉइंग ग्रुप अगर प्रेजेंट होता है तो हीट करने पे CO2 निकल जाता है, जिसको हम बीटा कीटो एसिड्स पढ़ रहे होते हैं। तो बीटा कीटो एसिड्स को अगर हम हीट करते हैं तो यहाँ से हमारे पास CO2 निकल जाता है, ठीक है, तो CO2 निकल जाता है। तो ये वही केस है, देखिए ये कार्बोक्सिलिक है, ये उसकी अल्फा पोजीशन, ये उसकी बीटा पोजीशन, ये कार्बोक्सिलिक है, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन। तो हीट करेंगे तो CO2 निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास ये बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे तो ऐसा कुछ केस है नहीं, क्योंकि जिस कार्बन पे कार्बोक्सिलिक है ये उसका बीटा कार्बन है और बीटा पे कोई विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ये उसका जिस कार्बन पे कार्बोक्सिलिक है ये उसका अल्फा पोजीशन है और ये इसकी बीटा पोजीशन है। तो बीटा पोजीशन पे यहाँ पे भी कोई विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही दूसरे वाले कार्बोक्सिलिक के लिए भी देख सकते हो। तो यहाँ पे हीटिंग करने पे ऐसे तो CO2 का रिमूवल होगा नहीं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हीट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डिहाइड्रेशन हो जाएगा और एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो पूछा है कितने सी डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे तो एक ही सी डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये सी डबल बॉन्ड भी इंटेक्ट है, ये सी डबल बॉन्ड भी अवेलेबल है और ये भी है। तो यहाँ पे हमारे पास एक सी डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे 1 2 3 रहेंगे। तो टोटल कितने सी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, वो हमारे पास आ गया 4। तो इस क्वेश्चन को हमें इस तरीके से करना था। ये क्वेश्चन वेरी इजी कैटेगरी का है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जिसको भी बेसिक थोड़ा आइडिया है कि आपके पास सी डबल बॉन्ड कार्बोक्सिलिक के बीटा पोजीशन पे या कार्बन, जिस कार्बन पे कार्बो, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जिस कार्बन पे कार्बोक्सिलिक लगा है उसी कार्बन पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, जिस कार्बन पे कार्बोक्सिलिक लगा है अगर उसी पे यहीं पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, यही कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में यहाँ से किसको हम रिमूव करा देते हैं, हीट करते हैं तो CO2 रिमूव हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये इजी क्वेश्चन है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रीटमेंट ऑफ ब्यूटा 1,3 डाई आइन, 2 इक्विवेलेंट्स फॉलोड बाय रिएक्शन विद एक्सेस, इसके साथ रिएक्शन करानी है, हमें बताना है कितने कार्बन एटम्स, मैक्सिमम कितने कार्बन एटम्स लीनियर चेन में। तो सबसे पहले रिएक्शन ही करा लेते हैं, 1,3 डाई आइन, इसकी रिएक्शन हमने कराई NaNH2 के साथ, तो वो इसका एसिडिक H ले लेगा, ठीक है। टर्मिनल एल्काइन के पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है, फिर वहां से हमने उसका रिएक्शन करा दी यहाँ पे, तो हमने इसकी रिएक्शन करा दी, तो यहाँ पे आप ये मान के चलिए कि ये यहाँ अटैक करेगा, तो यहाँ से SN2 टाइप अटैक हो जाएगा। तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो इस तरीके से हमारे पास कंपाउंड बनेगा, C ट्रिपल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे यहां से अटैक हो रहा है CH2 के ऊपर, इधर से भी अटैक हो रहा है CH2 के ऊपर, लेकिन इसकी जो बाकी जो दे रखी है वो ज्योमेट्री दे रखी है ट्रांस, तो यहां से हमारे पास आएगा CH3 और सिमिलरली यहां से भी ये ट्रांस में है, दिख ही रहा है कि ये ग्रुप्स एक दूसरे के ट्रांस में है, ये ग्रुप एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन में है। तो इस तरीके से हमें गिवन है, तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दैट आर कोलिनियर, एक प्लेन की बात नहीं कर रहे हैं, ये पूछ रहे हैं एक ही स्ट्रेट लाइन में। तो देखिए ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, ये सब कार्बन तो किस तरीके से लाई करेंगे, एक ही स्ट्रेट लाइन में। तो मैक्सिमम हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कार्बन हमारे पास स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे। तो इसको भी हम थोड़ा मीडियम कैटेगरी में ही रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पहले ये भी देखना था कि प्रोडक्ट किस तरीके से बनाना है, प्रोडक्ट बनाते टाइम सिस ट्रांस का भी ध्यान रखना था, ठीक है। और उसके बाद हमें चेक करना था कि कितने कार्बन एटम सेम स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल प्रोसेसेस हमें दे रखे हैं, कुछ केमिकल प्रोसेसेस भी हैं और उसके अंदर डेल्टा H का चेंज दे रखा है और डेल्टा S का।
तो अब इस तरीके के क्वेश्चंस को ना आप ऑप्शंस के थ्रू ही करिए, ठीक है। जब भी एग्जाम में आए तो वो आसान तरीका वही होता है कि आप ऑप्शंस के थ्रू जाइए इस सवाल में। जैसे सबसे पहले दे रखा है फिजिज ऑप्शन, हमें पता है एडजॉर्प्शन के लिए डेल्टा जी भी नेगेटिव होता है। जब भी हम एडजॉर्प्शन की बात करते हैं तो एडजॉर्प्शन के लिए डेल्टा जी भी नेगेटिव होता है, डेल्टा एच भी नेगेटिव होता है और डेल्टा एस भी नेगेटिव होता है। तो आप अगर यहाँ से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फिजिकल एडजॉर्प्शन या फिजिज ऑप्शन में डेल्टा जी लेस देन जी, डेल्टा जी का तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, छोड़ो। तो डेल्टा एच और डेल्टा एस के बारे में देख लो, तो डेल्टा एच भी नेगेटिव और डेल्टा एस भी नेगेटिव। तो आप डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एस भी नेगेटिव, तो आप इसको मिला दीजिए यहाँ से, तो ये 2 से मैच कर जाएगा। तो P मैच कर रहा है 2 के साथ, P मैच कर रहा है 2 के साथ, ठीक है। चलो यहाँ तो 2 ही दे रखा है। अब उसके बाद डायमंड और ग्रेफाइट की बात करते हैं। अब डायमंड में क्या होता है, ग्रेफाइट मोर स्टेबल है, ग्रेफाइट मोर स्टेबल होता है, हमें पता है थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल डायमंड और ग्रेफाइट में ग्रेफाइट होता है। मोर स्टेबल मतलब उसकी एनर्जी कम है, तो डायमंड से ग्रेफाइट बनाओगे तो इसका मतलब है हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में जा रहे हो, इसका मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ वाले का भी जो डेल्टा एच है वो तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। दूसरा, डायमंड का स्ट्रक्चर रिजिड होता है और कार्बन के अंदर क्या होता है कि इसका स्ट्रक्चर डायमंड के सॉरी ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर डायमंड के कंपैरिजन में थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, उसके कंपैरेटिवली, ठीक है। डायमंड तो बहुत हार्ड सब्सटेंस है, हार्ड रिजिड सब्सटेंस है बहुत ज्यादा। तो इसके केस में जब ग्रेफाइट बनेगा तो उसके केस में तो एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, तो डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए और डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए। तो डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एस पॉजिटिव, दैट मीन्स इसका आंसर आ जाएगा 5। चलिए अब इन दोनों में से ही देख लेते हैं, 2 और ये तो हो ही गए, सी और डी में से देखना है। उसके बाद आर का तो सेम ही दे रखा है, ये 2 5 ये 2 5, आर का सेम ही दे रखा है। एस को चेक कर लेते हैं। प्रोपीन से साइक्लोप्रोपेन, प्रोपीन इज दिस और ये रहा साइक्लोप्रोपेन। अब साइक्लोप्रोपेन में तो देखो यहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है कि एंट्रोपी कम ही हो रही है क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे को और अच्छे से पकड़ लिया है एक दूसरे ने, ठीक है, क्लोज टाइप का सिस्टम बन गया। और दूसरा, इसमें रिंग स्ट्रेन होता है, रिंग स्ट्रेन होता है, इसका मतलब है कि इसकी एनर्जी ज्यादा है, दैट मीन्स इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक। तो डेल्टा एस तो आपके पास नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 और डेल्टा एस नेगेटिव देख लो, तो आपके पास ये आ गया 4। तो ये 4 आ गया, तो आर के लिए क्या बचा, 1 बचा। और डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में वैसे भी हम हीट देके उसके स्ट्रक्चर को, क्वाटरनरी सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर को तोड़ ही रहे होते हैं, तो डेल्टा एस तो ग्रेटर देन हो रहा होगा। और पार्ट उस तरीके से अगर स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है दैट मीन्स एंट्रोपी भी इंक्रीज ही कर रही होगी, तो उसके केस में हम आंसर आराम से लगा सकते हैं। मतलब ये क्वेश्चन ऑप्शन बेस्ड था, ये क्वेश्चन बहुत इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, आप ऑप्शंस के थ्रू इसको कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग से है। लिस्ट 1 के अंदर आपके पास मोलिकुलर शेप गिवन है, लिस्ट 2 के अंदर जिनकी सेम मोलिकुलर शेप है ऐसे नंबर ऑफ स्पीसीज, तो यहाँ पे शेप ही निकाल लेते हैं। SOCl2, SOCl2 की हमारे पास हो गया, ये क्या हो गया, पिरामिडल ट्राइगोनल, पिरामिडल्स, ठीक है। XeOF4, तो आप इसकी शेप बताओगे, इसकी स्क्वायर पिरामिडल, इसकी बेंट टी शेप, ClF5 फिर से स्क्वायर पिरामिडल, XeF5 प्लस इसकी फिर से स्क्वायर पिरामिडल। तो आई होप ये VSC पैर के थ्रू आप शेप तो बता पा रहे हो, ठीक है। ये फिर से ट्राइगोनल पिरामिडल हो गया, ठीक है। यहां पे हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास फिर से बेंट टी शेप आ गई, और SF4 हमारे पास सीसो शेप का होता है, ठीक है, सीसो, जिसको हम डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल भी कहते हैं। अब सीसो वाली शेप के मॉलिक्यूल, सीसो तो हमारे पास एक ही आया है, तो पी का तो आंसर 1 ही हो गया। टी शेप में बेंट टी एक ये रहा, बेंट टी एक ये रहा, तो ये हमारे पास इसका आंसर 2 ही हो गया। ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर पिरामिडल, ट्राइगोनल प्लेनर हमारे पास कोई भी नहीं है, दैट मीन्स आर का हो गया 5। तो आप देख लो 1 2 5 कहीं दे रखा है क्या, ये तो यहीं से आंसर आ जाता 1 और 2 अगर आप चेक कर लेते तो 1 2 5 आ गया। और एस का 3 स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3 है स्क्वायर पिरामिडल, तो एस का 3 यहाँ से भी आपको आइडिया लग जाएगा।
ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, VSCPR के थ्रू आप बहुत आसानी से शेप्स जानते हो, और शेप्स के बताने थे कि सेम शेप के कितने नंबर ऑफ स्पीशीज गिवन है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर हो गया ए पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमें लिस्ट 1 दे रखी है और लिस्ट 2 दे रखी है। उसके अंदर लिस्ट 1 में हमारे पास जो रिएक्टेंट दे रखा है उसमें पहले हमने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराया, पहले हमने उसका कराया रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, देन हमने उसका कराया साइक्लाइजेशन वाया मोर स्टेबल इनोलेट। तो साइक्लाइजेशन कराया, दैट मीन्स हमने यहाँ पे क्या कराया, इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल टाइप रिएक्शन ही करा दी है यहाँ पे। और उसके बाद हाँ बस हमें फिर करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनका ओजोनोलिसिस करा लेते हैं। ओजोनोलिसिस से हम आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने मोर स्टेबल इनोलेट के थ्रू रिएक्शन को प्रोसीड कराने को कहा है। तो हमें पता है कि इनोलेट यहाँ पे मोर स्टेबल बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो एल्कीन बनेगी, इनोलेट में ईन बनता है ना बेटा, तो वो एल्कीन मोर स्टेबल हो जाएगी। और उसका अटैक मैंने यहाँ करा दिया। तो यहाँ से मेरे को क्या देखने को मिल रहा है कि एक तो बन रही है हमारे पास 5 मेंबर की रिंग, और एक बन रही है, एक 5 मेंबर की रिंग बनेगी, एक 7 मेंबर की रिंग बनेगी, ठीक है। तो एक आपको देखना है 5 मेंबर की, एक देखनी है 7 मेंबर की। और 7 मेंबर रिंग में C डबल बॉन्ड O भी होना चाहिए, मिथाइल भी होना चाहिए। 7 मेंबर रिंग में C डबल बॉन्ड O भी होगा, मिथाइल भी होगा। और 5 मेंबर रिंग के जंक्शन पे OH होगा, मतलब वो 5 और 7 के जंक्शन पे OH होगा और मिथाइल भी होगा, ठीक है। तो हमें एक 5 मेंबर की रिंग देखनी है, एक 7 मेंबर की रिंग देखनी है, 7 मेंबर में मिथाइल भी होना चाहिए। तो यहां से तो हमारे पास ये तो डायरेक्टली आ गया कि पी का तो आंसर हमारे पास क्या हो गया, सेकंड वाला हो गया, ठीक है। डायरेक्टली हमने देख लिया है, एक 5 है एक 7 है, और हमारे पास मिथाइल हमें 7 मेंबर में चाहिए। मिथाइल यहाँ 7 में है, यहाँ पे मिथाइल 7 मेंबर रिंग में है ही नहीं, ठीक है। चलिए सेकंड वाले में इसका भी हम करते हैं, पहले इसका ओजोनोलिसिस कराते हैं। पहले इसका ओजोनोलिसिस कराया, तो ये हमारे पास बन गया है, ठीक है। अब हमारे पास फर्स्ट का 2 आ चुका है, तो ये हम इन दोनों में से ही चेक कर रहे होंगे। अब उसके बाद फिर से यहाँ पे इनोलेट बनाते हैं। तो इनोलेट की पॉसिबिलिटी या तो यहाँ है या यहाँ है। अब यहाँ से बनाएंगे तो 1 2 3 4 मेंबर की रिंग बनेगी। उसको तो आपको पता है बनाना नहीं होता है हमें, ठीक है। तो एक इनोलेट हम यहाँ से भी बना सकते हैं, ये भी स्टेबल इनोलेट है। यहाँ से जो रिंग बन रही होगी 1 2 3 4 5 6, एक 6 की इधर से 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी हमारे पास। तो इधर से भी 2 6 मेंबर की रिंग बननी चाहिए, 2 6 मेंबर की रिंग बननी चाहिए, पहली भी 6 की, दूसरी भी 6 की। एक 6 मेंबर की रिंग में C डबल बॉन्ड O आएगा, 6 मेंबर की रिंग में C डबल बॉन्ड O आएगा, जो हमारे पास, अब इसको आपने जैसे यहां से जोड़ दिया है, तो एक 6 मेंबर की रिंग में C डबल बॉन्ड O आएगा, और उसी रिंग में आपके पास मिथाइल भी आएगा, और एक OH और मिथाइल जंक्शन पे आ जाएंगे। तो ये तो हमारे पास 6 की और 6 की, यहां भी 6 और 6, यहां पे भी 6 और 6 है। तो अब इसको किस तरीके से चेक कर लेना, तो इसको प्रॉपर तरीके से हम बना के ही देख सकते हैं कि जो फर्स्ट वाली हमारे पास रिंग आ रही है, फर्स्ट वाली रिंग आ रही है वो इस तरीके से 6 की, आ रही है वो इस तरीके से 6 की। फर्स्ट वाली रिंग में यहां से हमने अटैक कराया है, तो यहां पे आ गया OH, और यहां पे आ गया CH3, और इसके यहां पे आ गया C डबल बॉन्ड O, और यहां पे आ गया CH3। तो ये हमारे पास कौन से वाले ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये हमारे पास 1 ऑप्शन से मैच कर रहा है। ये आ गया, अच्छा, तो ये हमारे पास आंसर हो गया इसका, ये हमारे पास इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो बाकी के ऑप्शंस में भी आप इसी तरीके से पहले ओजोनोलिसिस करा लेंगे, उसके बाद फिर स्टेबल इनोलेट के थ्रू अटैक करा देंगे। तो ऑप्शंस के थ्रू जाओगे तो ये क्वेश्चन भी बड़ा इजी है, लेकिन इसको मीडियम कैटेगरी में हम रख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा जज करना पड़ेगा। ऑप्शन सिमिलर टाइप के दे रखे हैं, लेकिन अगर पी और क्यू को भी ठीक से चेक कर लिया तो आंसर आपका
आ जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में ऐसी रिएक्शंस थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से गिवन है, लेकिन थोड़ा इजी वे में आप उसको सोच सकते हैं, ठीक है, ऑप्शंस का सहारा लेके। सबसे पहले आपको बोल रहा है कि लिस्ट 1 में जो कुछ चीजें गिवन है और लिस्ट 2 में कुछ चीजें गिवन है, उनको मैच करना है प्रोडक्ट के थ्रू। अब यहाँ पे एक चीज आपको आइडिया लगेगी कि यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है नहीं, मतलब यहाँ पे क्या है, H प्रेजेंट है। तो पहले बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि बस इन दोनों में इस तरीके का ही फर्क बना के दे रखा है, ज्यादा ज्यादा चीजें नहीं कर रखी हैं चेंज। अब सबसे पहले एक्वस NaOH डाला मैंने, तो फर्स्ट वाले में जब मैं एक्वस NaOH डालूंगा तो यहां से क्या बन जाएगा बेटा जी, एक्वस NaOH इससे एसिडिक H ले लेगा, क्या बना लेगा, यहाँ से H हटा के माइनस बना लेगा, और माइनस का अटैक यहाँ होके यहाँ पे सबसे पहले हम करा देंगे SN2AR रिएक्शन। तो SN2AR रिएक्शन के बाद मेरे पास बनेगा SN2AR रिएक्शन के बाद मेरे पास इस तरीके से कुछ बन जाएगा। अब मेरे पास ये बन गया, उसके बाद इसके अंदर इस तरीके का मुझे देखते हैं, इस तरीके का मुझे कोई ऑप्शन गिवन नहीं है, यहाँ पे दे रखा है तो मिथाइल दे रखा है, वैसा कोई रिएक्टेंट था नहीं। तो अब यहाँ पे जो OH माइनस है वो यहाँ से H प्लस लेगा, यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और ये ब्रेक कर जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N बन जाएगा और वहां पे आ जाएगा O माइनस, उसका एसिडिक वर्कअप करके क्या लिख देंगे, OH। तो हमारे पास P के लिए हमारे पास तो यही मैच कर गया, P के लिए 1 ही गिवन है, देख सकते हैं डायरेक्टली। क्यों, क्योंकि OH भी आना चाहिए। अब देखो बाकी किसी में तो OH दे ही नहीं रखा है, तो यहीं से हमारा आंसर आ गया है। P के लिए 1 गिवन है, तो P के लिए 1 यहाँ पे भी है, P के लिए 1 यहाँ पे भी है। अच्छा, दोनों में Q के लिए 2 गिवन है, तो Q के लिए तो 2 को तो चेक करने की सच नीड है नहीं। R को चेक करते हैं, अब R वाले में चेक कर लेते हैं। R वाले में अब इसमें भी हमने NaOH डाला, इस क्वेश्चन में भी हमने NaOH डाला है, तो NaOH का काम फिर से क्या है, इसको बनाएगा O माइनस, O माइनस का यहाँ पे अटैक होके Br को बाहर निकाल दिया, कौन सा मैकेनिज्म, SN2AR मैकेनिज्म। तो R वाले का हमारे पास क्या मैच कर जाएगा, R वाले का हमारे पास यहाँ से 4 मैच कर जाएगा। तो आपको यहाँ पे R से 4 दे रखा है, तो ये हमारे पास डायरेक्टली आंसर हो गया। हमें सिर्फ इसमें ऑप्शंस को देखकर ही आइडिया लगाना था, बाकी ऑप्शंस को भी आप समझ के कर सकते हो। जैसे ये वाला ऑप्शन अगर आपको करना है तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लो OC डबल बॉन्ड OCH3 में, OC डबल बॉन्ड OCH3 में कन्वर्ट कर लोगे इसको, फिर उसके बाद Na2CO3 जो कि बेस है वो H प्लस को लेगा, यहां से ये निकल जाएगा पूरा का पूरा ग्रुप, ठीक है। सिमिलरली लास्ट वाले में तो आप इसका हाइड्रोलिसिस ही करा रहे हो एक्वस मीडियम में, तो यहाँ से अटैक होगा और ये OH ही बन जाएगा। तो यहाँ वाले में तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड N आ जाएगा और Br वैसे ही रहेगा, मतलब इसका 2 ही आ जाएगा। और यहाँ वाले में NOH वाला आंसर कौन से वाला हो गया, ये वाला 5 आंसर, तो इसका हमारे पास B आंसर हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आप अगर ऑप्शंस का यूज करोगे तो आपके लिए सही है, लेकिन ये क्वेश्चन वैसे देखने में ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट साउंड, तो इसमें आपको थोड़ा आइडिया लगा लेना था कि किस तरीके से कौन से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। और जो लोग आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये ध्यान रखना है कि हर क्वेश्चन को पूरा सोल्व करने से फायदा नहीं होता है, कि एग्जाम में तो हम उसको बस उसके ऑप्शंस का भी यूज करके सोल्व कर सकते हैं, देर आफ्टर आप घर आके उसको बाकी तरीके से अटेम्प्ट करिए ताकि आपको उसकी फुली अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए। चलिए, थैंक यू सो मच।